मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ बिंदुवार चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। उन्हीं में एक एक बिंदु, एक एक तथ्य को लेकर हम आपके सामने चीज़ों को विधिवत समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला तथ्य हमारा है, पहला बिंदु हमारा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की शुरुआत 18 अगस्त 2020 को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित करती है। इस नीति के अंतर्गत पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र को महत्वपूर्ण यानी विशेष महत्व दिया गया है। उन दो क्षेत्रों के, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के लिए। दूसरी चीज़, इसके कुछ लक्ष्य हैं। जैसे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, निवेश आकर्षित करना, निवेश आकर्षित करना। दूसरा, यह राज्य के 3 स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। जैसे कि पहला यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में, विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। दूसरा जो है वह बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना। तीसरा, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर की स्थापना। पहला, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समीप जेवर हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। दूसरा, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तीसरा, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किए जाने की घोषणा या इस नीति में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, जैसे कि इसके तहत वर्तमान सरकार कहना है 4 लाख रोजगार अवसर प्रदान करने की बात की गई है। दूसरा, यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य होगी। अगला, यह 1 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 जारी की गई थी। 2017 जारी की गई थी। ये था आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, इसके तहत इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2020 को की गई। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों जैसे चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के माध्यम से एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के योगदान की बात की गई है। इसमें मुख्य बिंदु हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी। क्षेत्र के स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी। अगला, स्टार्टअप इकाइयों के वित्तीय पोष के लिए सिडबी के साथ ₹1000 करोड़ रुपए
के स्टार्टअप फंड की स्थापना, करोड़ स्टार्टअप फंड की स्थापना तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य है। देश का यह प्रथम राज्य है जिसने स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। कब की है? 20 मई 2020 से। फिर एक बार समझ लें, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की शुरुआत 8 जुलाई 2020 को की गई है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि के योगदान की बात की गई है। दूसरी चीज़, इसमें उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी, इसमें सिडबी के साथ 1000 रुपये करोड़ स्टार्टअप फंड की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश एंजल नेटवर्क की बात की गई है। एंजल नेटवर्क स्थापना की बात की गई है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने 20 मई 2020 को कर दी थी और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी स्टार्टअप फंड की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला पॉइंट हमारा है मिशन वृक्षारोपण 2020। मिशन वृक्षारोपण 2020 5 जुलाई 2020 को हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुकरैल वन में हरिशंकरी पौधे का रोपण कर मिशन वृक्षारोपण हरिशंकरी पौधे का रोपण कर मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया गया 5 जुलाई को। जैसे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु हरिशंकरी क्या होता है। हरिशंकरी के अंतर्गत पीपल, बरगद और पाकर के सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहा जाता है। पीपल, बरगद और पाकर के सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहा जाता है। ये तीन आते हैं हरिशंकरी के अंदर, पीपल, बरगद और पाकड़। दूसरी चीज़, मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया। ऊपर का सिंबल है अधिक, यानी 25 करोड़ से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। ज्ञात हो कि आपको अगस्त 2019 में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उसमें एक दिन में 22 करोड़ 59 लाख
81,116 पौधे लगाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया गया था। 22,61,81,116 पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था। जनपद प्रयागराज में एक निश्चित समय में एक ही स्थान पर 76,823 निःशुल्क पौधे वितरण कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। वैसे ये पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ जो ये चीज़ें हैं, जैसे कहाँ पर उन्होंने हरिशंकरी पौधे का रोपण किया है, तो कुकराइल वन में। दूसरा, किस मिशन के मिशन वृक्षारोपण पर 2020 5 जुलाई को हरिशंकरी में कौन कौन से पौधे आते हैं, पीपल, बरगद और पाकड़ के सम्मिलित रूप के रोपण को हम हरिशंकरी कहते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, आइए देखते हैं इसमें क्या है। यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल गठन के लिए निर्णय लिया गया। 26 जून 2020 को इसका गठन किया गया। यह बल राज्य में कहाँ कहाँ काम करेगा देख लें। मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक तीर्थ स्थलों, तथा जनपदीय न्यायालयों में ये सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। प्रथम चरण में इस बल की 5 बटालियन गठित की जाएंगी। प्रथम चरण में 5 बटालियन गठित की जाएंगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित होगा। यानी इसका मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित होगा। लखनऊ। इसमें जानने की चीज़ ये है, इसका गठन कब किया गया? 26 जून 2020 को। कहाँ कहाँ ये काम करेंगे? मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक तीर्थ स्थलों, जनपदीय न्यायालयों। दूसरी चीज़, पहली बार में इसमें 5 बटालियन गठित की जाएंगी। 5 बटालियन का गठन किया जाएगा और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ होगा। अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग। इसके तहत 16 जून 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश
कामगार और श्रमिक यानी सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। यह आयोग कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु गठित किया गया है। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक सेवा योजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। अगली चीज़, ये मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री आयोग के अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जो भी मंत्री होंगे उनमें से जिसको नामित कर देंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री को आयोग का संयोजक बनाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लें। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री के मंत्री को आयोग का संयोजक बनाया जाएगा। आयोग का संयोजक बनाया जाएगा। ये अगला है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। आप देख रहे हैं हमारी मौजूदा सरकार गायों से संबंधित कई सारे प्रावधान लाती रहती है। उसी से संबंधित है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। यह 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यादेश का उद्देश्य है प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी एवं संगठित बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गौ वध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी एवं संगठित बनाना। यानी कि ये जो अध्यादेश है, ये जो संशोधन है, यह 1955 अधिनियम के तहत लाया जा रहा है। दूसरी चीज़, गाय एवं गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अगला है गाय, इसलिए गायों के बारे में इसके बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वह गायों से संबंधित अक्सर कोई ना कोई काम किया करती है, तो आयोग इसके बारे में पूछ सकता है। अगला प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या होता है? इसकी शुरुआत जो है 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्व विभाग को राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। दूसरी चीज़, यह ऐप लिख लें, यह ऐप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरी चीज़ इसमें होगा कि आप सुन लें, इस ऐप का उद्देश्य
अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के अनुरूप उन्हें रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई है। ठीक, ये था प्रवासी राहत मित्र ऐप। अगला है आयुष कवच कोविड ऐप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछ लेता है निम्नलिखित ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। वैसे किस राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, हमारी सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, इससे संबंधित हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जो कि बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही कारगर साबित होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 मई 2020 को की गई। राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित, अब देखिए कौन सा विभाग इसको है, आयुष कवच, तो आयुष विभाग, आयुष विभाग। ठीक, ये क्योंकि विभाग पूछ लेता है कि आयुष कवच कोविड ऐप को किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, तो आप बता देंगे आयुष विभाग के द्वारा। कब? 5 मई 2020 के द्वारा। किसने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है, राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित इस ऐप पर आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियाँ और चिकित्सा पद्धति की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अगला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी शुरुआत 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है। कब? 29 फरवरी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई हम लिख लेते हैं। इसकी लंबाई है 296.07 किलोमीटर, यानी 296.07 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा कराया जाएगा। कौन सी संस्था कराएगी इसका काम? यूपीडा द्वारा इसका काम संपन्न कराया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा राज्य जिलों के नाम लिख देते हैं, यहाँ से गुजरेगा। कहाँ से शुरुआत हो रही है आप जान लें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी शुरुआत हो रही है चित्रकूट के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में इसकी शुरुआत हो रही है, जो कि झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को से जोड़ेगा। दूसरी चीज़, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा? तो पहला एक तो चित्रकूट, दूसरा बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, से होते हुए इटावा के कुड़रैल गांव के निकट
के निकट यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ेगा। कहाँ से? चित्रकूट के भरतपुर गोंडा गांव के झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से। झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग, ये यानी चित्रकूट के भरतपुर गोंडा गांव के झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से या बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा के कुडरैल गांव के समीप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को जोड़ देगा। कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। कब हुई शुरुआत? इसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला काशी महाकाल एक्सप्रेस वे। चलिए देखते हैं क्या है काशी महाकाल एक्सप्रेस वे। काशी महाकाल एक्सप्रेस वे मुख्य रूप से 3 तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से 3 तीर्थ स्थल? काशी महाकाल एक्सप्रेस वे की शुरुआत 16 फरवरी 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा IRCTC की यह तीसरी निजी ट्रेन होगी, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी 2020। तीसरी निजी ट्रेन है। कौन? काशी महाकाल एक्सप्रेस है, जिसको हरी झंडी 16 फरवरी 2020 को हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। यह एक्सप्रेस 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों, कौन कौन से 3 हैं? पहला वाराणसी का बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ। दूसरा उज्जैन महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर। तीसरा है आपका ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर को जोड़ेगी, यानी वाराणसी के बाबा विश्वनाथ, उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को यह जोड़ेगी। दूसरी चीज़, इस ट्रेन में एक सीट, इसमें एक सीट बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित है। बाबा भोलेनाथ के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है ये, यानी इसको हरी झंडी 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने दिखाई और ये हमारे देश के 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ से होते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर तक जाएगी। अगला है गंगा यात्रा। गंगा यात्रा जो है कई वर्षों से आप ये सुन रहे हैं गंगा यात्रा। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, गंगा की सफाई करना, गंगा के तटों पे पेड़ पौधे लगाना, उनका वृक्षारोपण करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर में इसकी शुरुआत की है तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया में गंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। गवर्नर यानी हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी शुरुआत बलिया ज़िले से की है। बलिया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस यात्रा का उद्देश्य गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ
निर्मल एवं अविरल बनाना तथा जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। क्या है? स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाना तथा जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। गंगा यात्रा के दौरान भागीदारों ने 27 जिलों, 21 नगर निकायों, 27 जिलों, 21 नगर निकायों और 1038 ग्राम पंचायतों और 1638 राजस्व ग्रामों से तथा 1338 किलोमीटर से 1338 किलोमीटर की यात्रा कुल तय की है। इस गंगा यात्रा में कुल यात्रा कितनी तय की गई? 1338 किलोमीटर, जिनमें से ये पूछा जा सकता है कितने जिलों से होकर यात्रा गुजरी, तो 27 जिलों से। मुख्य पॉइंट ये है, आप इस पे फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा शुरुआत की है 27 जनवरी को बिजनौर से, और राज्यपाल कौन है हमारे? आनंदीबेन पटेल, उन्होंने बलिया जिले से इसकी शुरुआत की थी। गंगा यात्रा के दौरान सभी आच्छादित 27 जिलों में सभी विभागों द्वारा जन कल्याण एवं उपलब्धियों के विषय में जनमानस को अवगत कराया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित कर लाभान्वित भी किया गया। 31 जनवरी 2020 को इस यात्रा का समापन कानपुर में हुआ। समापन कहाँ हुआ इसका? 31 जनवरी 2020 को कानपुर में समापन। शुरुआत 2 जगह से, मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर से, राज्यपाल जी ने बलिया से, और समापन 31 जनवरी को कानपुर से हुआ इसका समापन। इसमें कुल दूरी 1338 किलोमीटर तय की गई और कुल 27 जिलों से। अगला है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। वैसे तो राष्ट्रीय युवा उत्सव कब मनाया जाता है ये आज सभी को मालूम ही होगा, नहीं होगा तो जान लो। ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद की पुण्यतिथि पर। चलिए, जो कि 23वां था, और यह 12-16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक, इसका थीम बहुत पूछा जाता है। इसका विषय था फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। इसका उद्घाटन स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर किया गया। कौन सी स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती थी। दूसरा, इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भारत खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। 3 है। पहला खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ठीक। अगला है अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ कुछ विद्यालय चलते हैं नवोदय, जैसे नवोदय विद्यालय है, उसी की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है नहीं मालूम है, जान लो। 24 जनवरी को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, और 24 जनवरी 2020 को अटल आवासीय विद्यालय की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। 18 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास 24 जनवरी 2020 को किया है। कितने संख्या अवश्य याद रखें, 18 है। अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास 24 जनवरी 2020 को किया गया है। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर होंगे। ठीक, क्या है, इसकी शुरुआत कब से की गई है? 24 जनवरी 2020 से या उत्तर प्रदेश दिवस से। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 से मनाया जाता है। अगला, हेल्पलाइन दामिनी। हेल्पलाइन दामिनी जो है यह उत्तर प्रदेश के IRCTC के द्वारा शुरू किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि IRCTC के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा दामिनी नामक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। हेल्पलाइन नारियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हेल्पलाइन का दामिनी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। 31 दिसंबर 2019 को शुरुआत कब हुई है? 31 दिसंबर 2019 को। हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? हेल्पलाइन नंबर है 8114277777 5 टाइम्स 5 ये 8114277777। यह है दामिनी हेल्पलाइन नंबर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से। किसने? हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यानी IRCTC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला, रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया। यह 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद द्वारा रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र में PPP मोड में लगाए जाएंगे, जो देश में अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट में स्थापित किए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए हमने इसको बताया नहीं। अब और दूसरी चीज़ पुराना भी है और इसके पूछे जाने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई है। 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत कन्या के शिशु के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की, यानी शिक्षा के लिए कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। 3 लाख वार्षिक आय, 3 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय, 3 लाख रुपए या इससे कम आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। सपोज दैट उस पर किसी पर बच्चे 3 हैं या 2 से अधिक हो गई, तो वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2 बच्चियों तक अधिकतम, लिख दूँ क्लियर, अधिकतम 2 बच्चियों तक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आप ध्यान
में रखें इन सब चीज़ों को। अगला कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत पिछले वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कब किया? 15 नवंबर 2019। 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री इसका योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर जो होगा वह कानपुर में आईआईटी कानपुर से नौबस्ता, आईआईटी से नौबस्ता तक होगा, जिसकी दूरी है लंबाई 23.785 किलोमीटर तथा दूसरा जो कॉरिडोर होगा वो है कृषि विद्यालय से बर्रा तक। कृषि विद्यालय से बर्रा तक इसकी जो लंबाई है वह है 8.60 किलोमीटर। 8.60 किलोमीटर यानी 8.60 किलोमीटर निर्मित किए जाएंगे। इस परियोजना में आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर फर्स्ट के अंतर्गत आईआईटी कानपुर से मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन चयनित किए जाएंगे। एक सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। ये पॉइंट लिख लें आप। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पर डे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो मिलता रहेगा, एक लेक्चर मिलता रहेगा, जो कि आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और ये जो आपको करंट अफेयर दिया जा रहा है, ये वार्षिक दिया जा रहा है, यानी वर्ष भर में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन पर आधारित ये आपका लेक्चर है, ये आपका करंट अफेयर है। तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को लाइक कर पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करते हुए लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसी के साथ आप सभी का